मैं हूं किरण नाज। समा की मैराथन ट्रांसमिशन गुज़िश्ता 3 रोज से जारी है। पल पल की इंटरनेशनली अपडेट्स, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर है और इसी हवाले से हमारी ये खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जारी है। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ जो कि मुकम्मल हो गया, लेकिन उम्मीद अब भी बरकरार है। अमेरिका और ईरान दोनों ही मजबूत अंदाज में आगे बढ़ने के इशारे दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जंग बंदी अब भी बरकरार है। ये एब्सोल्युटली 47 साल के इख्तिलाफात हैं और ये यकीनन चंद घंटों में तो हल नहीं हो सकते थे। आज सुबह इस्लामाबाद में अमरीकी नायब सदर JD Vance ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब नहीं पहुंच सके। सुनिए उन्होंने क्या बात की। For 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. ये 4.25 मिनट की ये उनकी मीडिया से गुफ्तगू थी और इस गुफ्तगू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि एक अच्छी खबर यह है कि तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसमें बुरी खबर यह है कि हम मुआहदे के करीब नहीं पहुंच सके। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरीका ईरान से यकीन दिलानी चाहता है कि जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे और इसके लिए दरकार आलात भी हासिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ये आमादगी अभी तक नजर नहीं आई है। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से एक तवील पोस्ट की है और लिखा है कि मुज़ाकरात बेहतर समत में जा रहे थे, बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन सबसे अहम एटमी मामला इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। ईरान एटमी इरादों से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए सालिसी और सहूलतकारी करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स करार दिया है। अपनी तवील तरीन पोस्ट में सदर ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का वादा किया था, लेकिन अब वो जानबूझकर अपने वादे से फिर गए हैं। अमरीकी सदर ने मजीद लिखा कि अमरीकी नेवी फौरी तौर पर आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी और जो भी अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि उन तमाम जहाज़ों को भी रोकेंगे जिन्होंने ईरान को गैर कानूनी टोल अदा किया है। अमरीकी नेवी आबनाए हॉर्मुज़ पर बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेगी, राहदारी की नाकाबंदी होगी और दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिखा। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने फुल्ली लॉक्ड एंड लोडेड जुमले का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अमरीकी अफवाज ईरान में जो बाकी रह गया है उसे भी ख़त्म कर देगी। अमरीकी सदर का ये रवैया इंतहाई सख्त है और किसी नई बड़ी कार्रवाई का इशारा दे रहे हैं। इस पर अभी तक तो ईरान की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं आया सामने, लेकिन सुबह अमरीकी नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान जारी किया था कि इस्लामाबाद में अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में मुतअद्दिद पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है। ताहम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर इख्तिलाफ राय के बाइस ताहाल जामे मुआहदा तय नहीं पाया जा सका है। मुज़ाकरात में आबनाए हॉर्मुज़ जैसे कुछ नए मामलात भी शामिल कर दिए गए हैं जिसमें से हर एक की अपनी पेचीदगियां हैं। ताहम उन्होंने अहम बात यह भी की है कि सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। इसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरानी वफ्द की सरबराही करने वाले बाकर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि बातचीत के दौरान ईरानी वफ्द ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं, ताहम मुखालिफ फरीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरानी वफ्द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा है। उन्होंने मजीद लिखा कि अमरीका को ईरान की मंतिक और उसूलों के मुतालिक अंदाज़ा हो गया है। अब फैसला उन्होंने करना है कि आया वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। मुज़ाकरात बेनतीजा होने के बावजूद दोनों जानिब से पाकिस्तान की मेज़बानी और पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ की जा रही है। अमरीकी नायब सदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाने में बड़ा अच्छा काम किया है, कोई मुआहदा हो सके। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम भी शुक्रिया अदा किया। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians
bridge the gap and get to a deal. अब नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कह रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी पर अपने दोस्त और बिरादर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों के मशकूर हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। दोनों फरीक जल्द अपना अज़्म जारी रखेंगे। सुनिए नायब वज़ीर आज़म ने क्या कहा। That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने ईरान और अमेरिका पर जोर दिया है कि वो नाकाम मुज़ाकरात के बाद कोई रास्ता निकालें। ओमान और बरतानिया ने ईरान और अमेरिका से कशीदगी से गुरेज करने का मुतालबा किया है। जौहरी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे में रूस के नुमाइंदे ने कहा है कि अगर अमेरिका वाकई मुआहदा चाहता है तो उन्हें मुज़ाकरात के कई अदवार और माहिरीन की सतह पर मुतअद्दिद बैठकों के लिए तैयार रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, कल जो सारी एक्सरसाइज थी उसके बाद अब दुनिया भर से इस पर रद्द अमल भी आ रहा है। यहाँ पर हमारी डिस्कशन भी होगी कि मजीद अब क्या रास्ते हैं, क्योंकि अभी भी जो रास्ते हैं या जो मज़बूत अचीवमेंट्स हैं वो नजर आ रही हैं कि पहुंचा जा सकता है उन रास्तों पर। मुझे स्टूडियो में अबसार आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त की शुक्रगुजार हूं अबसार साहब। जनरल जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और आमिर अहमद खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल जाहिद, आपसे बात का आगाज करते हैं। सुबह तक हम साथ ही मौजूद थे और सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही थी, पहले लग रहा था कि शायद कोई जॉइंट प्रेशर आ जाए सामने। फिर उसके बाद ये हमारे पास इत्तलात आई कि जो वहां पर वफ्द मौजूद है, जो यूएसए का वफ्द मौजूद है, जो सहाफ़ी मौजूद है, उनमें से 7 लोगों को बुलाया गया सरीना, और फिर वहां पर ये सारी टॉक हुई। अभी जो आप सिचुएशन डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, दुनिया भर से अब इसका रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है और तमाम दुनिया यही चाहती है कि कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकले। देख रहे हैं आप अभी भी गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और अबसार साहब को भी और तमाम पार्टिसिपेंट्स को, अब्दुल्ला गुल साहब वगैरह को, आमिर साहब को बहुत सलाम। देखिए, प्रोसेस इज इंटेक्ट। लेट मी स्टार्ट विद दिस। प्रोसेस इज इंटेक्ट, प्रोसेस इज ऑन जी। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट है, हमने इसको बहुत देख लिया। असल में 40-45 साल का कॉन्फ्लिक्ट है, 5 तिहाइयां और 2 आइडियोलॉजी, डिफरेंट थॉट्स, क्योंकि वहां पे ज़ायनिज़्म भी है, यहाँ पे एक और आइडियोलॉजी है, पावर, बहुत सा कुछ स्टेक पे है। ये आप कहें कि 21 या 30 घंटों में ये हो जाएगा, ये नहीं। हम पहुंचे कहां से? फ्रॉम वॉर से निकल के हम टेबल पे आए। टेबल पे आने के बाद बंद कमरे में दोनों वॉरिंग फैक्शंस बैठी, जो आज से पहले नहीं हो रहा था। ओमान में भी 47 इयर्स लगे साथ बैठने में। तो पाकिस्तान हैज डन अ मार्वेलस जॉब। अब इतने लंबे झगड़े जो हैं, ये कोई कांगो और उधर वहां पे या अफ्रीका में टुट्सीज और हुतूज का लड़ाई नहीं हो रही। दिस इज ईरान एंड अमेरिका। इट्स सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो प्रोसेस इज ऑन, प्रोसेस इज इंटैक्ट ऑल्सो। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट का आपने जिक्र किया, इसमें देखिए जो उन्होंने सबसे पहली बात की कि जी ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स वर सेटल्ड, लेस न्यूक्लियर, और फिर पाकिस्तान की भी उन्होंने तारीफ की। तो 2 चीजें तो उन्होंने कंफर्म कर दी कि बाकी चीजें ऑलमोस्ट हमारी सेटल्ड है। न्यूक्लियर के ऊपर चूंकि एक वो पोजीशन ले चुके हैं कि नो न्यूक्लियर वेपन। अब वो किसी हद तक अगर उनको सिविल एनरिचमेंट की इजाजत देते हैं, या उनका ये जो स्टॉक पॉइल है ये किसी फ्रेंडली कंट्री में, पहले भी तो रशिया की बातें हो रही है, JCPO की जब हम बातें वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, तो एक वेज एंड मीन्स निकाले जा सकते हैं। और दूसरा उन्होंने जो बात की है हुर्मस के ऊपर, अपनी ब्लॉकेट की या जो थ्रेट इस्टेब्लिश की है, तो ये इसमें वॉर में ये चीजें चलती हैं जी। इसी बात को मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अब सार साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल, और ट्रुथ सोशल के बाद फिर ईरान का भी इसके ऊपर रिएक्शन आ गया। आपनाए हुर्मुस के लिए उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि किसी भी जहाज को ना वहां दाखिल होने देंगे अमरीकी, और ना ही वहां से बाहर जाने देंगे। क्या कहेंगे आप इस पर, और फिर मजीद इसके ऊपर क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, असल इशू तो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का ईरान का, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है वो लेवरेज है ईरान का, जो उसने अभी यूज़ करना शुरू किया। पहले जंग से पहले तो वो भी नहीं कर रहा था।
तो इसलिए वो तो इसको नहीं छोड़ेगा अब जब तक के उसके बाकी मामला सेटल नहीं होते। और मेरा ख्याल है कि इफेक्टिवली प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो उनकी तरफ से तो जंगबंदी मुश्किल ही लग रही है, अनलेस कि कोई इसराइल शरारत कर दे या कोई ऐसा काम कर दे। तो मुझे तो इसमें से कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही इस सेंस में कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों यहाँ से झंडे गाड़ के चले जाएंगे और ऐसा तो नहीं होगा। जैसे जी वो अंदाजा भी था कि पुराना इशू है, बहुत सीरियस इशू है, हमारी जिंदगियों में इतना सीरियस क्राइसिस नहीं था, तो इसलिए ये इसको एकदम से आप समझे कि 21 घंटे बाद आप देखें हमारे यहाँ दो छोटे छोटे घरानों में दुश्मनियां अगर हो सालों चल जाती है और सालों चल रही हो तो उनकी दोस्ती हो भी जाए ना तो दिल में रंजिशें नहीं निकलती दिलों से, और वो पहले जैसा घी शक्कर नहीं हो जाता। तो ये तो कुछ एक घर भी नहीं है, अलग अलग कौमें, अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं, और फिर ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है इसराइल की तरफ से। तो इसलिए इसका आप ये समझें कि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें हो जाए। एक दिन में जो कुछ हुआ है ना वो बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात है और ये क्रेडिट सारा पाकिस्तान को जाता है। देखिए ये सब कुछ जाता है, हमें अपनी तारीफ इतनी ज़्यादा हर वक्त खुद अपने मुंह से भी नहीं करनी चाहिए। लेट अदर पीपल नहीं सर, लेकिन जहां है गुंजाइश वहां तो करनी चाहिए ना। ये सारी दुनिया नहीं कर पा रही थी, जहां पर पाकिस्तान ने लाकर बिठा दिया दोनों ममालिक को, और एक ऐसी डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने। तो किरण, लेकिन आप ये कितनी बार बात कहेंगे? पिछले 3 दिन में 378 बार तो कह चुकी होंगी आप। जो व्यूअर्स हैं वो भी सुन सुन के तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं कोई आगे की बात करे ना, तो हमें आगे की बात करनी चाहिए। हमने कर लिया जी। अब हमें इतना इसी को अगर बना के कि वो उनके घर बेटा हुआ तो उन्होंने चुम के मार दिया वाली बात ना हो कि हम अगर बड़ा मुल्क हैं तो बड़ा मुल्क समझें। एक खुशी मिल गई है तो बस उसका ढोल सारी ये बेटा 45 साल के बाद हुआ है। जी अफसार साहब, इन माय ओपिनियन सर, इन माय ओपिनियन, क्योंकि इस वक्त जब ये मुज़ाकरात जो है वो मुआहदे की तरफ नहीं गए, तो उसके बाद यही जो हमारे स्पॉयलर्स हैं उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान नाकाम हो गया। तो ये दोनों चीजों को मुख्तलिफ अलग अलग करना जरूरी है। एहतराम करता हूं, लेकिन अगर आपने अपनी पॉलिसीज, अपना फ्यूचर पाथ स्पॉयलर्स के यस और नो करने से करना है तो इसका मतलब आपके नर्व्स कमजोर हैं। मैं नहीं इससे एग्री करता। स्पॉयलर्स ने, आप इन्हीं किन स्पॉयलर्स की बात कर रही हैं? जो पाकिस्तान राइट पे जा रहा था तब भी तनकीद कर रहे थे, लेफ्ट पे जा रहा था तब भी तनकीद कर रहे थे, दरमियान में जा रहा है फिर भी तनकीद कर रहे हैं। उनका काम ही ये, जब आपने स्पॉयलर कह दिया तो आस्क देम टू ले ऑफ, अपना रास्ता देखें। हमने जो कुछ अचीव किया है, हम इससे आगे जाना है। अगर हम यही बैठे अपना ढोल बजाते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे का रास्ता ने कह भी दिया आगे कि हम किरदार अदा करते रहेंगे। ये अपॉर्चुनिटी है जी। अगर आप इजाजत दें मुझे भी थोड़ा सा बोलने की, ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमें मिली है। हमें इसको एक सीढ़ी बनाना चाहिए, इसको मंजिल नहीं बनाना चाहिए। मंजिल अभी आगे है, ऊपर है, सीढ़ी बनाएं, आगे चलें। देखें रीजन में आने वाले दिनों में क्या क्या तब्दीलियां आनी है, हमने उसमें अपनी मईशत और गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है। हमें जो मौका मिला है अमन, हम हमारे बॉर्डर तो महफूज है ना, अल्लाह का शुक्र है, उसमें हमें अपनी मईशत और गवर्नेंस बेहतर कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आप ये भी ध्यान में रखें। बिल्कुल ठीक। सर मुझे फरमाइएगा अब्दुल्ला साहब कि जिस तरह का ट्रंप का रद्द अमल आया, और अफसार साहब जैसे कि कह रहे हैं कि उनको नेगेटिविटी उस कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आ रही, जो अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो रही है इस नेगेटिविटी वाली बात से, वो ये कि कल जब जेडी वैंस ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये अच्छी खबर है कि तवील मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन उनकी नज़र में ये बुरी खबर कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बॉल जो है वो उन्होंने ईरान के कोर्ट में डाल दी। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया, फिर उसके ऊपर ईरान ने बता दिया कि वो अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से क्या सोच रहे हैं, आपको किस तरफ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? साथ में ये भी बात सही कि ये जो तवील वक्त है इसको हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ही घंटों में किसी नतीजे पर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा, आपने मुझे मदऊ किया। और लेकिन से कि जनरल साहब बहुत चमक रहे हैं आज माशाल्लाह, एंड इट शोज कि पाकिस्तान भी इसी तरह से चमक रहा है। और ये डायलॉग जो है ये इट हैज नॉट एंडेड, बट इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू एन एंड। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई इवेंट नहीं था कि बस अभी यहाँ ढोल बजा और उसके बाद ये खत्म हो गया। ये जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है इट टेक्स टाइम। अब आप देखिए कि एक दफा फिर उन्होंने बॉल उन्हीं के कोर्ट में डाल दिया है। तो पहले भी 12,000 किलोमीटर दूर वो तशरीफ लाए हैं, 15 साल बाद आए हैं
और फिर किससे मिलने आए हैं? स्पीकर साहब से और वजीर खारजा साहब से। आई थिंक इसको सारा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और अमेरिका ये चाहता है कि किसी सूरत ये मामला टल जाए, लेकिन सिंस दोनों जो पार्टीज थी उनके पास इख्तियारात खुद तो नहीं थे कि वो यहाँ जश्न मना लेते। उन्होंने अपने अपने मुल्क में जाना है, वहां उन्होंने ड्राफ्टिंग करनी है, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल की जाती है और उसके बाद वो तमाम चीजों को सामने रखा जाता है और दुनिया के सामने एक बयानिया बनाना पड़ता है। और साथ ही साथ फर्म एश्योरेंसेस चाहिए ईरान को, और फर्म एश्योरेंसेस का मतलब यह है दूसरे लफ्जों में कि गारंटीज चाहिए मुस्तकबिल पे हमला ना करने की। और जाहिर है अमेरिका को भी चाहिए कि आबनाए हुर्मुज के ऊपर क्या मामलात होंगे और न्यूक्लियर के ऊपर उनका क्या स्टांस होगा, क्योंकि माजी में जितने वादे वईद किए गए अमेरिका की जानिब से उनके अंदर लैतुल-लाल से काम लिया गया अमेरिका की जानिब से। जब बराक ओबामा के दौर में हुआ तो उस टाइम पे कहा गया कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर और आप जो पुरअमन प्रोग्राम है यानी कि बिजली वगैरह के लिए और जो आपकी मेडिसिन फैसिलिटीज के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा था कि उनको सर्टन आप लेवरेज देंगे, यानी कि आप उनके ऊपर जो उनके एसेट्स फ्रीज हुए हैं उनको खत्म करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि एक मिसट्रस्ट डेवलप हो गया और ये बिल्कुल सही अफसार आलम साहब ने भी कहा, बाकी जनरल साहब ने भी कहा कि ये कोई एक ऐसा अमल नहीं है कि जाके आपने बस रिश्तेदारों की शायद वो दुश्मनियां वो भी खत्म नहीं होती। 47 साल का गर्दो गुबार है, लेट देम स्टीम आउट। ये चीजें हो रही हैं, आपस में बैठेंगे, लेकिन क्या होगा? अब एक दफा फिर धमकी, आप नए हुर्मुज के ऊपर मैं नाकाबंदी कर दूंगा। भाई जो आपने पहले 2 बहरी बेड़े भेजे थे वो जिस तेजी से आए थे उससे डबल तेजी में वापस क्यों चले गए? उनके ऊपर पुरस्कार आगे क्यों भड़क उठी? वो जेराल्ड फोर्ट जो है अब नाकाबिले इस्तेमाल क्यों हो चुका है? आखिर कोई तो वजह है ना। इसका मतलब यह है कि जो इस टाइम पे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अंदर लेके जाना जी बिल्कुल ठीक है। ईरान की तरफ से सर इस तरह की भी राय आ रही है कि जो कुछ जंग के थ्रू अमेरिका हासिल नहीं कर सका वो इस मुज़ाकरात के थ्रू हासिल करना चाहता है। आमिर साहब मुझे ये फरमाइए सर कि हम कल हमने एक एक्सरसाइज देखी, तवील एक्सरसाइज देखी, 4 दौर हुए मुज़ाकरात के, 21 घंटे ये मुज़ाकरात चलते रहे। जब जेडी वैंस जाने लगे तो उन्होंने बता दिया कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर इख्तिलाफात मौजूद हैं। इसी तरह का स्टेटमेंट ईरान की तरफ से भी आया। अब क्योंकि ये एक तवील प्रोसेस है, डेफिनेटली अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है तो ये प्रोसेस तो चलेगा। तो ये प्रोसेस आप क्या समझते हैं या क्या देख रहे हैं, किस तरह से चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अब ये दोनों जो वफूद है, डेलीगेशंस है, ये अपने अपने मुल्कों से ही जाकर ये सिफारती कोशिशें हो रही होंगी मुज़ाकरात की या किसी फाइनल डिसीजन पर आने की, या फिर पाकिस्तान को एक बार फिर एफर्ट करनी पड़ेगी, एक बार फिर साथ बिठाना पड़ेगा? हाँ देखिए, 2 चीज़ें हैं ना यहाँ पर। एक तो ग्राउंड सिचुएशन है, आपने कहा कि ये आपको कैसे आगे चलता दिखाई देता है, और इस तरह के प्रोसेसेस में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जी। कैरेक्टर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके कैरेक्टर और उनके बिहेवियर से आप इसमें से प्रेडिक्टेबिलिटी ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हैं जितनी प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस प्रोसेस को ये कहना कि ये प्रोसेस अब आगे कैसे चल सकता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो वो तो इस वक्त साफ जाहिर है कि थोड़ी सी रैचेटिंग अप जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालने की कोशिशें और थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिशें, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का किरण ये मसला तो नहीं है ना कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बहरी जहाज़ गुजरे हैं और उनको रोकना है कि उसकी ब्लॉकेट की जाए। उसका मसला तो ये है कि वो ब्लॉकेट जो है जो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर, उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। और अगर आप अपनी ब्लॉकेट खड़ी कर देते हो गल्फ और ओमान को, और जो मुल्क अपने जहाज़ वहाँ से ईरान से बराह रास्त बात करके निकाल रहे हैं उनको भी आप थ्रेटन करते हो कि जी आपको ये करने की इजाज़त नहीं है, तो इससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ज़्यादा बंद होती है या कम बंद होती है। सो उसका तो इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है कि थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना और थोड़ा सा जो वॉर जिंगोइज्म होता है ना उसको कायम रखना। दूसरी चीज़ जो प्रोसेस की बात है,
देखें जी, मैं पिछले 12 घंटे में जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ सुना है, आपके अपने एक्सपर्ट्स की राय भी मैंने सुनी है, मैं अब कन्विंस होता जा रहा हूं कि ये सिर्फ कहने को रह गया है कि असल मामला न्यूक्लियर का है। मैं नहीं समझता हूं कि अब असल मामला न्यूक्लियर का है। एंड ये बात शायद लोगों को बड़ी अजीब लगे, बट आई एम नाउ कन्विंस्ड किरण कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी का इशू बन गया हुआ है। उनको एक विजिबल और क्विक विन चाहिए, जो कि उनको इस सूरत हाल में नजर नहीं आ रही है। और वो जो है वो कभी आप देखें, ये जो आज ट्रूथ सोशल पे उनकी पोस्ट हैं, पहली पोस्ट के ऊपर हर वक्त उन्होंने न्यूक्लियर 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 का जिक्र किया, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस का कोई जिक्र नहीं हुआ। और जो दूसरी पोस्ट है वो सारी की सारी स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में। आपने डिस्कशन के रुख को मोड़ा है और इसी चीज को जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे मैं जरूर पूछूंगी कि किरण, लेट मी फिनिश। ट्रंप की पर्सनालिटी का इशू है। सर मुझे सिर्फ इजाजत दीजिए, जमील अहमद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, बस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेती हूँ, वापस न्यू करते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद दोनों डेलीगेशंस अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए। अब आगे मजीद क्या राहें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि वो साथ बैठे, डिनर किया, साथ पॉइंट्स एक्सचेंज हुए। अब इसके बाद आगे के लिए क्या रास्ता है? डोनाल्ड ट्रंप के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ईरान की तरफ से भी उसका रिएक्शन आ रहा है। जमील अहमद खान साहब भी इस दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। जमील साहब ये फरमाइएगा, ब्रेक से पहले आमिर साहब ने डिस्कशन को एक नया रुख दिया। उन्होंने कहा कि जो सारा कॉन्फ्लिक्ट और सारा मसला है वो अब एक पॉइंट पर आकर रुक गया है, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी के साथ उन्होंने नत्थी कर दिया। क्या आप भी इससे अग्री करते हैं? ये मामला सिर्फ यहीं पर ही आकर रह गया है? नहीं, इसमें कुछ किसी हद तक तो इसको जोड़ा जा सकता है उनकी पर्सनैलिटी को, लेकिन उसके साथ साथ उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो हिलरी क्लिंटन ने 3 साल पहले जब कैंपेन के दौरान बात की थी और उन्होंने कहा था कि दिस मैन, यानी डोनाल्ड ट्रंप को इशारा करते हुए, हैज अ वेरी थिन स्किन एंड एनीवन कैन गेट इनटू हिज स्किन एंड गेट द डिसीजन मेड। तो अब वो बात साबित हो गई, जिस तरह नेतन्याहू ने 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर में व्हाइट हाउस में जब प्लान पेश किया, कहा 4 दिन में सब कुछ हो जाएगा, मुकम्मल ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान पे कब्जा हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, तो वो ना हो सका। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बजाय इसके कि अपने कमांडरों पर और अपने स्टेट ऑफिस पे ज्यादा इंहिसार करते, वो उन्होंने अपनी वो व्हाइट हाउस वाली टीम और जो नेतन्याहू की ब्रीफिंग टीम थी उनकी बात ज्यादा सुनी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1897 से जो सिलसिला चल रहा है ज़ायोनिज्म का, जब ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई स्विट्जरलैंड में, वहां फैसला किया गया कि एक वतन होगा, वहां फैसला किया गया कि उसके बाद हम जमीनों पर यानी ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। इसीलिए अब 78% जमीन फलस्तीनियों की इजराइल के पास है, सिर्फ 22% जमीन इनके फलस्तीनियों के पास है। तो ये तमाम चीजों का अयादा करें और इजरायली लॉबी, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और अमेरिकन ने साबित कर दिया है कि इजरायली लॉबी की वजह से ये अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि अब तो ये इजराइल फर्स्ट है। ये वहां के अपने कांग्रेस मेंबर्स कह रहे हैं, वहां के अपने अकाबरीन कह रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर जहन में रखते हुए सोचा जाए और उसको आपके सवाल के साथ जोड़ दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने में एक बड़ा अंसर इजरायली लॉबी का है इस मामले में। बाकी उनकी पर्सनैलिटी तो जाहिर है एक बहुत कामयाब वो बिजनेसमैन है, उन्होंने हमेशा कभी बिजनेस में नाकामी शायद ही देखी हो, अरबों रुपए उन्होंने बिजनेस से बनाए हैं और उनके लेक्चर्स और उनकी किताबें चलती हैं उसमें, तो कामयाबी तो है उनकी। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा, किसी को उम्मीद नहीं थी पिछली मर्तबा जब उनको इम्पीचमेंट किया जा रहा था, दोबारा आए, इलेक्शन लड़ा, प्लानिंग अपनी की और इलेक्शन जीता। और मैंने आपके चैनल में ही इलेक्शन से पहले अपना तजिया दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इसी बात पर अगर कहा जाए कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी फकत ऐसी है कि जिसकी वजह से वो जौहरी नुक्ता जो है उस पर भी अड़ गए हैं और अपना मुझ पर भी अड़ गए हैं,
और बाकी तीसरा पॉइंट, 3 रेड लाइनें दरअसल जो सामने आई हैं कल के या गुज़श्ता शब के उस 21 घंटे की मीटिंग में, उसमें तीसरी जो रेड लाइन है वो लेबनान वाली की, लेबनान में ये सारी जंगें एक साथ आपने खत्म करने थे, तो उन तमाम चीजों को अगर मलूज़े खातिर रखा जाए तो यस, उनकी तबीयत में ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक दफा उड़ान पर जाकर एक डिमांड कर ली जाए या धमकी दे दी जाए और उसके बाद फिर यू टर्न या उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। जमील साहब, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी सर। मुझे जनरल साहब ये फरमाइए, अब ये कहा जा सकता है सर कि ये जो मामला है ये पहले तो यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से थी, लेकिन अब जहां पर डेडलॉक आया है तो वहां पर ये जौहरी हथियार के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और वहां पर जो टोल का मामला है, ये जो सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट अब आ गया है, कहा जा सकता है, और यहीं पर ही मामला रुक गया। जहां तक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पे तो बड़ी क्लियर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोजीशन ली और ईरान भी अपनी जो 3.6 समथिंग और फिर 0 एनरिचमेंट पे भी वो एग्री करने को तैयार थे। और अब भी जो ईरान का रिस्पांस आया है वो देखें, न्यूक्लियर वेपन उनके पास नहीं था, अमेरिका भी उस हमले में शामिल था और इजराइल भी शामिल था, तो उन्होंने एडवांटेज लिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी अपनी हॉर्मस वाली। एंड सेकेंडली 93 मिलियन पीपल ऑफ ईरान वो जो स्पिरिट ऑफ करबला के साथ निकले और वो खड़े हुए, तो उन्होंने दे वर रेडी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हम पेन लेने को तैयार हैं, आप इस वॉर को चलने दें, डोंट बज। और फिर इतनी लीडरशिप का मारा जाना। अच्छा, ये जब 12 डेज वॉर हुई तो दे वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इसलिए उन्होंने ये मोज़ैक डिफेंस और ये उन्होंने हर अपॉइंटमेंट का अपना तरीक़ाकार खैर मुख्तस कर लिया। बट एनीवेज हॉर्मस के जी मैं इसको नहीं समझता कि दिस इज एन इशू बिटवीन, ओनली इशू बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं। ये जो वाटरवेज हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं ऑफ ओपन सीज और ये वो, इसको वायलेट करना ये पूरी दुनिया का इशू है। ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के इशू हैं। जिन मुल्कों को यहां से ट्रेड जाता है हम भी इफेक्ट होंगे, चाइना इफेक्ट होगा और एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाएगा। ये तो नहीं हो जाता कि किसी रीजन में कोई 2 बड़ी ताकतें लड़ रही हैं तो वो उस रीजन का फैसला करके आपस में वो बांट लें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो सबके स्टेक्स इसमें शामिल हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे थ्रेट की है कि मैं ब्लॉक करूंगा, ये जो थ्रेट है इसकी भी इंटरनेशनल इंप्लीकेशन है। बिल्कुल, यू कांट ब्लॉक। अब साथ साथ मैं वापस आऊंगी ब्रेक से और फिर इसके ऊपर आपका कमेंट लूंगी। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, गुफ्तगू हो रही है कि अब किस तरफ ये मामलात आपको आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब साहब साहब आपके लिए सवाल छोड़कर गए थे, आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये जो मामला या जो डेडलॉक आया है ये अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आ गया है और जौहरी हथियार की तरफ आ गया है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब गुंजाइश है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन अब गुंजाइश है रास्ता निकलने की? डेडलॉक कहाँ है? मैं तो नहीं समझता डेडलॉक आया है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये, खास तौर पे जो ट्रंप की जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आई है उसके बाद मुझे कोई शक ही नहीं रहा कि ट्रंप ने अपनी तरफ से जंग बंद कर दी। अब जंग जो बंद नहीं होगी, अगर दोबारा शुरू हुई तो उसमें ईरान का मौकफ क्या है और इसराइल का क्या है? अमेरिका ने जंग बंद कर दी है और उसने ये देखें आप, उनकी लैंग्वेज याद है, ट्वीट कुछ दिन पहले आया था, क्या जुबान थी उसमें, और सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। और अभी जो आया है उसमें तारीफें कर रहे हैं वो बाकर कालीबाफ की और अब्बास अरागची की, और ये कह रहे हैं कि मेरे जो नुमाइंदे थे उनको उनसे इश्क हो गया है। आपने वो पढ़ा नहीं मेरे ख्याल में, आप पढ़े हैं, वो तो लगता है लव लेटर लिखा हुआ दोनों के दरमियान, दोनों की लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे ईरान के और अमेरिका के वफ्द की आपस में। और तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है? जब आप के ट्रंप को आपने उसको ऑफ रैम्प मिल गया जो चाहता था कि मैं जंग बंद, हमने जंग जीत ली, वो ये 2 अल्फाज कह रहे हैं, जंग जीत ली है और जंग अब बंद है हमारी तरफ से। ये जो झगड़ा है न्यूक्लियर वेपन्स का वो हम नहीं उसको करने देंगे। और ईरान ने पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें, ईरान ने ये नहीं कहा मैं न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता हूँ, उसने कहा मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहता हूँ। और पाकिस्तान जो जून से लेके अब तक ईरान के बिहाफ पे मुज़ाकरात अमेरिका से करता रहा है, वो इस बात पे है कि ईरान की जो ज़रूरियात है मेडिसिन के लिए और ज़राअत के लिए, न्यूक्लियर तवानाई के लिए, तवानाई, चले उसके पास ऑयल बहुत है,
वो भी कर लें, तो उसके लिए उसको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत है, जितनी इनरिचमेंट की मिनिमम की जरूरत है, वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये बात हो रही है और ये इस पे कहीं ना कहीं जाके अब सर साहब एक खबर के हवाले से आपसे जानना है, क्योंकि आप इंतहाई बाखबर सहाफ़ी हैं, तो सर मुझे ये फरमा दें कि कुछ स्पेकुलेशन मुख्तलिफ चल रही थी कि जेडी वैंस तो चले गए, लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो है नहीं है, क्या है नहीं है? जिसने भी दी ये फेक न्यूज है वो जा चुके हैं। जेरल्ड ने तो ब्रीफ किया है प्रेसिडेंट। सही, बिल्कुल ठीक। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोनों जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब मुझे फरमाइएगा, जो अबसार साहब बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है वो उनको लव लेटर लग रहा है, ये वाकई लव लेटर है जिसमें हल्की फुल्की धमकी भी लगाई है, लेकिन बाकायदा लव लेटर है? दो आए हैं, ये दो आए हैं। दूसरे वाला मैं तवील तरीन वाला, दूसरे वाला जो है मैं उसकी बात करूं। देखें, एप्स्टीन फाइल के बाद तो आपको पता है कि उनके लव लेटर काफी सारे हैं। बहरहाल मकसद ये है कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन शिकस्त के जबड़ों से फतह को बरामद नहीं किया जा सकता, ये बात तो वाज़ेह है। और उनको ये मालूम है अमेरिका को कि उनकी फौज रिलक्टेंट है ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के लिए, इसीलिए आज नेवी की बात हुई है, उन्होंने कहीं ग्राउंड ऑफेंसिव की बात नहीं की। और दूसरी बात इसके अंदर बड़ी अहम है, और वो भी नेवी के लिए भी एक इशू है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बड़ा मौजूद है बाद 1982 का, और उसके अंदर ये कहा गया है कि जो 200 नॉटिकल माइल का इलाका है, ये जो टेरिटोरियल वाटर होता है ये एक मुल्क का, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू होता है, और इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल हमारा और 200 नॉटिकल माइल ओमान का, और इट मेक्स ऑलमोस्ट आबनाए हुर्मुज तो पीछे खत्म ही हो जाती है। तो इसलिए ये वो कह रहे हैं कि हम ज्वाइंटली करेंगे। एक बात जो बड़ी इसके अंदर अहम है, वो दरमियान में देखें जेरेड कुशनर, मैंने उस दिन भी आपके साथ बात की थी कि वो आइज एंड ईयर बन के आए हैं नेतन्याहू के, और अभी भी जो मेरी इतलात हैं कि उनको टेलीफोन कॉल्स आते रहे हैं और नेतन्याहू के, एंड ही वाज क्वाइट इंक्विजिटिव कि वो जाने, अब जाके वो ब्रीफ करेंगे नेचुरली नेतन्याहू को, और उसके बाद सूरत हाल तब्दील होगी। एक बात जो इसके अंदर एक और बड़ी अहम है, वो क्या है, वो ये है कि इजराइल का जो अभी सिलसिला है वो तब होगा जब उसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा, जो उसके ऊपर एक केस चल रहा है नेतन्याहू का करप्शन और रिश्वतखोरी का, वो उससे डिसाइसिव होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आमिर साहब इस पर कमेंट कीजिएगा, आपको लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा? आशा देखें, ये दिस टेक्स अस राइट बैक टू द पॉइंट दैट आई मेड अर्लियर। बात यह है कि हम किस तरह से उनकी डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को। ये जो इजरायली लॉबी का जिक्र होता है ना, तो उनके अपने बहुत से लोगों ने कहा है, अब उनके अपने जो फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जॉन केरी थे, उन्होंने पिछले दिनों में कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो बातें ट्रंप के साथ उन्होंने आकर की हैं, ये तो इजराइलीज ने ओबामा के साथ भी की थी, ये उन्होंने जो बाइडन के साथ भी की थी, उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो कानों के कच्चे हैं, और उनकी आना जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस वजह से वो इस आर्गुमेंट से मुतासिर हो गए और उन्होंने इस जंग के अंदर जाने का फैसला कर लिया। और अब यही चैलेंज जो है, इसको देखिए इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक अनोखा सा लाडला जिसने खेलने को चांद मांग लिया है, उसको चांद वो मिल नहीं रहा, अब वो बिल बिला रहा है, तो किस तरह से उसको संभालना है। यही कामयाबी थी पाकिस्तान की इस सफारती प्रोसेस को शुरू करने से भी पहले, कि उनको समझ आ गई थी कि इस तरह की तबीयत के शख्स को हैंडल किस तरह से किया जा सकता है। उसमें पाकिस्तान का मजाक भी उड़ा जी, ये नहीं, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाया लोगों ने। जिस तरह से आज भी उन्होंने हवाला दिया से 3 से 5 करोड़ का, उन्होंने कहा पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई है, और मुझे ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। लेकिन बड़ी सोच समझ के पाकिस्तान ने ये बात की थी, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी नेचर की है जिस तरह की अमरीकी ऐवान सदर में इससे पहले कभी नजर नहीं आई है। अब बिल्कुल ठीक, अब साथ ही मौजूद रहिए सर, एक बार फिर ब्रेक की तरफ देख लेते हैं, हेडलाइन के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी खुसूसी नशरियात जारी है। ब्रेक से पहले आमिर अहमद खान साहब बात कर रहे थे और उस पर कुछ टेक्निकल पॉइंट पर जमील अहमद खान साहब बात करना चाह रहे थे। जमील साहब प्लीज गो अहेड सर। जी हाँ, बिल्कुल आमिर साहब सही कह रहे थे कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने वो 15 मिलियन की बात की थी अफराद, और जिसपे डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त काफी महसूस हुए थे,
इनमें एक साइंटिफिक रीजन है इसका। प्राइम मिनिस्टर ने तो शायद उनका इशारा और टैक्टिकल वेपन की तरफ, जब किसी तहजीब को खत्म किया जाता है तो वो जाहिर है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ही खत्म किया जा सकता है, कन्वेंशनल वेपन से तो नहीं होती ना पूरी तहजीब खत्म, और वो भी इतनी बड़ी तहजीब और इतनी बड़ी आबादी। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। इस पे एक मॉडलिंग हो चुकी है साइंटिफिक, जिसमें साइंटिस्ट है ब्रायन टून है, जेमी नाइजल है और उसके अलावा एलन रॉबक है। इन्होंने मॉडलिंग की हुई है ऐसे हथियारों पर जो कि तहजीब खत्म कर सकते हैं, और उन्होंने बताया है कि पहले ही हल्ले में, पहले ही गो में 2 से 3 बिलियन, और वो किस तरह कि पहले तो चंद लाख, उसके बाद कहत से और उस भूख से, मौसम की तब्दीली से, डिजीज से, ये सारे मिला के चंद महीनों में इतने आदमी हलाक हो जाते हैं। लेकिन पहले गो में डिपेंडिंग कि क्या इंटेंसिटी है तहजीब को खत्म करने की, उसमें लाखों अफराद, यकीनन कई मिलियन अफराद वो जहां भाग हो जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बात की थी। उस वक्त उनके जहन में क्या था हमें इल्म नहीं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जंग यकीनन उन्होंने जिक्र किया था, और इंडिया और पाकिस्तान की जंग दोनों जौहरी कुव्वत, पूरी दुनिया के गर्दन पे एक तलवार, और इसीलिए आगे चल के दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं बल्कि यही कि एक प्रेशर दे के और इस मसले को हल कराएं, जिस तरह भी हल कराएं, ये मसला भी आगे जाके ये दुनिया इस तलवार के साए में नहीं रह सकती, जोहरी तलवार की। यही बात डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो उनके अपने कांग्रेस मेंबर्स कह रहे हैं, मिस्टर जैसन क्रो कह रहे हैं कि भाई ये तो वार क्राइम की बात कर रहा है। और बिल्कुल ठीक। जमील साहब, डिस्कशन को थोड़ा सा इसी से आगे बढ़ाते हैं। मुझे सुमेरा भी ज्वाइन कर चुकी हैं इस दौरान। जलील साहब, मुझे ये फरमाइए सर, जब जिस वक्त ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इसका आगाज हुआ, जंग का आगाज हुआ, हमलों का आगाज हुआ ईरान के ऊपर, जब आबनाए हुर्मुज़ बंद की, तो वहां से जो ईरान के अलाइज थे, उनके जो इत्तेहादी थे, वो तो उनके जहाज से वहां से कमोबेश गुजर ही रहे थे। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप के ने जो बात की, खासकर चीन के जहाज वहां से गुजर रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप भी आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो जो इत्तेहादी हैं ईरान के, अब वो उनको परेशान करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये कोशिश करता है यूएसए, तो क्या समझते हैं आप कि फिर वो इत्तेहादी, उनको भी कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा और ईरान पर इस पर दबाव बढ़ेगा फिर कि आए और जिन पॉइंट्स पर बात नहीं हो पाई है उसको भी फिर फाइनलाइज करें? देखिए, ये पोस्चरिंग है जी, टेक इट एज अ पोस्चरिंग until unless कि वो प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज करते नहीं। इट हैज सीरियस इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। आपका ठीक है, ईरान के साथ आपका एक झगड़ा चल रहा है, यू आर इन द वॉर विद ईरान, और आप उसके साथ करें, लेकिन ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल ही बलाए ताक रख ले। ये जो सीज है ना, इसकी जो स्ट्रेटजी होती है या उसके अंदर जो भी इसकी इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। चाहे आप एक शिप को रोकें, एक माइन लगा दें, तो उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होती है। तो आई थिंक 2 चीजों का मुकाबला चल रहा है। एक तो नर्व्स का मुकाबला चल रहा है, गेम ऑफ नर्व्स चल रही है, और ब्रिक्समैनशिप चल रही है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्होंने एक ये इस वक्त मिलिट्री पोस्टिंग कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ डायलॉग इज ऑन, डायलॉग चल रहा है इस वक्त, डायलॉग हैज नॉट कोलैप्स्ड। जब तक वो मुकम्मल कोलैप्स नहीं हो जाता, और उसके बाद एक दफा आपने मिलिट्री एप्लीकेशन की, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए, दोबारा मिलिट्री एप्लीकेशन करना इतना आसान नहीं होता। वो आपने, इसका मतलब है कि, और ड्यूरिंग द मिलिट्री ऑपरेशंस आप सैक कर रहे हैं अपने जनरल्स को, आर्मी चीफ थॉमस सैक हो गए, ग्रीन सैक हो गए, और आप जनरल्स को सैक करें। इसका मतलब है कि मिलिट्री इज नॉट देखिए, जो कोहेसिव एक नेशनल एफर्ट होती है इन द वॉर, वो अमेरिका की नेशनल एफर्ट नहीं है, ईरान की जरा नेशनल एफर्ट है। फिर इसीलिए फिर हमने वो स्टेटमेंट्स भी देखे कि उनको कहा गया कि भाई जो बाय बुक है, लॉ है, या जो आइन है अमेरिका का, उस पर चलें, आप डोनाल्ड ट्रंप की ना सुने। अफसार साहब, ये फरमाइए सर कि ये जो सवाल मैंने अभी किया कि इससे फिर ईरान के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, और अमेरिका जिस मुआसरे की या बंदिश की बात कर रहा है, दीगर ममालिक इस चीज को सपोर्ट करेंगे अमेरिका की? दीगर ममालिक सपोर्ट इसको करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि खाली बातें, नैरेटिव है अपने अपने लोगों को बेचने का। और जो फैक्ट है वो ये है कि सीज फायर है जी, अभी तक इंटैक्ट है, और दोनों तरफ ने ये नहीं कहा कि हम उसको तोड़ना चाहते हैं जी। ठीक है, ये बात तय होगी। तो असल चीज़ ये है। बाकी ये जहाज अंदर चले गए, बाहर आ गए, उन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया, वो कर दिया, ये चलता रहेगा, और बातचीत भी चलती रहेगी। दोनों ने ये भी कहा है कि हम बातचीत जारी रखेंगे, तो उसमें ये बातें होंगी ना
तो अगर ये लेवरेज ईरान छोड़ दे जी आज, तो फिर उसके बाद क्या रह जाएगा बातचीत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो उसके मुतालबात हैं कुछ। बिल्कुल ठीक। अब सुमेरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कल सारी रात वहां पर मौजूद थी, जो जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनसे भी आपकी बातचीत हो रही थी मुस्तकिल। पर्सपेक्टिव क्या था, क्या आपको मिला? एक तरफ हम जिस तरह से चीज़ों को देख रहे थे, ले रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से देख रहा था, इस सारी एक्टिविटी को, और वो भी होपफुल थे कि कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ से? किरण, अब तो आपको यकीन आया है ना कि कल हम जो बात कर रहे थे वो यही थी, एवरीथिंग कुड हैव गॉन एनीवेयर, और वो चीज़ अभी सुबह सबके सामने आई है। एक चीज़ हम बार बार कह रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी इसमें बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है, खासतौर पर रॉयटर्स की मैं बात करूं, बड़े बुरे तरीके से उनकी खबर जो है वो बैकफायर किया उनको। यही वजह थी, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत एहतियात से काम लिया और बड़ी एहतियात काम आई है कि यू आर नॉट इन अ रश टू ब्रेक न्यूज़। और अभी आप देख लें, हमारी वो बात 100% सही साबित निकली। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओनली स्पोक टू हिज ओन मीडिया, इरानियन डेलीगेशन दे ओनली स्पोक टू देयर ओन मुझे मीडिया। एक लफ्ज कहने की इजाजत दीजिए, वो 4.25 मिनट की जो उन्होंने बात की आगे, उन्होंने भी बड़ा एहतियात किया, बहुत एहतियात इन चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ, उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की। आई क्रेडिट हिम फॉर एवरीथिंग। जेडी वैंस वाज वेरी केयरफुल जी, और अगर वो थोड़ा सा भी आउट ऑफ द लाइन जाते, आपने देखा दो क्वेश्चन लेके उन्होंने कहा कि थैंक यू जी, ही डिड नॉट इवन स्टे बैक फॉर टू गेट अनदर क्वेश्चन। बाय द वे, अगर उनको करना होता तो वो 4.25 मिनट से 4.5 पे भी जाते, बट ही न्यू कि एक एक लफ्ज मेरा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम हैप्पी फॉर वन थिंग कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, आज भी मैं कॉन्ड्रम देखती रही हूँ पूरे इंडियन मीडिया के अंदर, दे सेड के बेनतीजा। तो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एंकर पर्संस एंड रिपोर्टर्स आर बीइंग हायर्ड बाय इंडियन मीडिया, एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर इवन जो उनके बड़े जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई एंड फ्यू अदर्स, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत फील करें, कोई बात नहीं बुरा फील करेंगे, हम जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है। जर्नलिज्म इज बियॉन्ड नेशनलिज्म एट सर्टेन पॉइंट, कि आप वहां पे थोड़ा सा तो ऐसे ही चलती है। इसमें तो शशि थरूर को फिर सारे मार्क्स देने चाहिए। ही सेड दैट इट इज, यू नो, वी शुड सेलिब्रेट दिस। बट किरण, आज की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो लोग जो समझ रहे हैं कि the whole negotiations they have collapsed, it is fairly wrong. Nothing absolutely like this happened. उनकी इतला के लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि ये डायलॉग का मरकज इस्लामाबाद था। अभी रशिया ने भी सालिसी की ऑफर की है, बट अभी तक ईरान की तरफ से जवाब नहीं आया। इट मीन्स इस्लामाबाद इज गोइंग टू हैंडल दिस सालिसी चैप्टर एंड negotiation another level. This is another news maybe for everyone. Another level of dialogue between the two countries is right now ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया तो यकीनन ईरान के लिए तो काबिल कबूल होगा, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के लिए फिर काबिल कबूल तो नहीं होगा अगर रशिया ये पेशकश कर भी रहा है। ऐसे तो नहीं इस्लामाबाद इतना आमिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और कल ये हमने देखा भी जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का खबरों के हवाले से जो मुजाहरा किया जा रहा था, तो ये नॉट ओनली पाकिस्तान, जब हमने जेडी वैंस को देखा, उनको सुना, तो उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा केयरफुल बातचीत की गई। इसी तरह से जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो भी बहुत ज्यादा केयरफुल थे। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो तो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से सारा एक्सपोज हुआ, फिर दूसरी तरफ हम जो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं, बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनका यही ख्याल है कि ये पोस्टरिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन फिर भी अगर ये पोस्टरिंग भी हो रही है तो इस तरह के स्टेटमेंट से आपको लगता है कि ईरान के ऊपर, उनके इत्तेहादियों के ऊपर इस बात से दबाव तो पड़ सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी, जैसे कि आप खुद भी बात कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, कह भी देते हैं, कर भी देते हैं, कुछ पता तो नहीं चलता। उनकी जो पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है ना, वो अमेरिकन का जो इंटरनल मीडिया, जो खुद अमेरिकन मीडिया उनके बारे में बात करता है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, उससे उनको कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कई दफ़ा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नाम ले देकर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स का इन पर्टिकुलर, वो बहुत गुस्सा है उनको उन दोनों आउटलेट्स के ऊपर, तो उसका वो नाम लेकर जो है वो करते हैं। लेकिन किरण, मेरा बड़ा दिल है, मैं चाहता भी था, आज दोपहर की ट्रांसमिशन भी मेरा दिल था कि मैं ये सवाल उन लोगों से करूं, जैसे सुमेरा हैं, अबसार साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए आपके साथ, कि ये जो तनकीद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हो रही है कि जी वो तो, उनको तो कुछ पता नहीं था वहाँ पर क्या हो रहा है, और हमें तो इंटरनेशनल मीडिया को देखना पड़ा ये जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है। उनको क्या लगता है, उनको कितनी सदाकत लगती है इसमें? सो मैं वहाँ पे था नहीं, इसलिए आई डोंट वांट टू गिव यू माय ओपिनियन ऑन दिस थिंग, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम देम। उनसे सुनने का मुझे बहुत शौक है कि उनकी क्या राय है ये जो तनकीद हो रही है इसके ऊपर।
सर पहले तो मैं अपनी राय दे देती थी, हम सारा दिन ये कर रहे थे सर, ये फ्रेशनेस इसी बात की है क्योंकि तसल्ली है बड़ी कि हमने कुछ ऐसी चीज नहीं की जो स्पेकुलेशंस आगे पीछे हो रही थी और इसका हमें पता था कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। अब साहब आप कमेंट कीजिएगा इस पर। मेरा कमेंट 2 हिस्सों में होगा। मुझे लग रहा था आप 3 हिस्सों में कमेंट करेंगे और मुझे पता था आप कोई ना कोई कमेंट जरूर करेंगे, इसलिए वो मैंने तीसरा मैंने कहा आप कर लें क्योंकि आपको आदत है ना। आई टोल्ड यू एक हिसाब रहता था आपकी तरफ। ये आजकल का मीडिया, आपको समझ आ गई। आमिर साहब को मेरे ख्याल सवाल का जवाब मिल गया होगा। आमिर साहब ये है मीडिया आजकल का, जुगते मरवा लें, कितने फ्रेश है हम लोग, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करवा लें, ये है मीडिया। तो उसमें फिर क्या खबर पे मेहनत करनी नहीं है। देखिए मैं दिखाए व्हाट्सएप आया कि आपको। मैं अब 2 अगर इजाजत आप दोनों खवातीन से मिल जाए तो जी सर, क्योंकि सीरियस बात है, आपको समझ नहीं आएगी सर। बिल्कुल तो वो इशू ये है, दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं। एक है मैं समझता हूँ टॉक्स का इस्लामाबाद में जो फेज हुआ वो अलग, मैं उसको देखता हूँ, मेरा जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है और मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस व्हाट्सएप वाला नहीं है। दूसरा है जो इस टॉक से पहले एक फेज था, इस टॉक से पहले फेज में कुछ खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे आई जो पाकिस्तान से लीक हुई, उस पर मुझे एतराज़ था और मैंने कहीं बात भी की, मतलब कहीं से मेरा किसी प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि आप हमें हमेशा ब्राउन साहब की तरह ट्रीट करेंगे कि आपने यहाँ से खबर अगर लीक हो रही है तो पाकिस्तान के मीडिया को भी कुछ समझें, उनको भी कुछ आप सही खबर दें। फिर आप एतराज़ करते हैं कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। आप देखें मीडिया में कोई रह नहीं गया कि जो इंटरनेशनल लेवल की कोई बात कर सके या कोई खबर ब्रेक कर सके। तो खैर मैंने फिर कुछ चीज़ें ब्रेक की भी, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। हमारे रिपोर्टर्स में जो आदत नहीं रही, हम वहाँ एक फैशन शो में जाते हैं और चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, समोसे खाते हैं और कहते हैं जी बड़ा अच्छा यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं। दूसरा आगे फेज जो उसमें मुझे एतराज़ है कि उसमें आप अगर लोकल मीडिया को निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी। आप जिस लेवल पे ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान की जनता, बहुत अच्छा लेवल है, पाकिस्तान का मीडिया उस लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया के लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा और उसका नुकसान आपको होना है, आपके फंक्शनिंग को होना है, गवर्नेंस को होना है, जो हम इंटरनेशनल अपना इमेज बनाने की कोशिश करें। जो टॉक्स वाला फेज है उसमें मैं समझता हूं कि अगर खबर निकालने का किसी का शौक था तो वो निकालते। ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, वो होस्ट है, उसने कुछ चीज़ों को इन प्लेस करना है और उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब ना हो। मेरी दोस्ती है, इनकी दोस्ती है किसी से, आपकी है, इसलिए वो आपको खबर लाजमी अब्लाइज कर दे, ये मुनासिब नहीं। मैंने भी लोगों से रब्ते किए हैं बहुत सालों से, उन्होंने कहा नहीं हम बात नहीं कर सकते। मैंने कहा गुड, ठीक है आगे बढ़ो। तो ये मेहनत हमें खुद करनी चाहिए। वहां बैठ के जाके इंतजार करें हमें खबर क्यों नहीं दे रहे, ऐसे नहीं होता, ना होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं हुकूमत ने या निज़ाम ने कोई बुरा नहीं किया अगर उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और देखिए अमेरिका और ईरान के जर्नलिस्टों ने जो खबर दी है वो साथ आए थे, एम्बेडेड थे, वो उनके साथ आए हैं और वो अपने अपने मफाद की खबर वहां से उनको फीड की गई और उन्होंने दी है। तो इसमें पाकिस्तान से अगर उनको कोई खबर फीड हुई है तो फिर ज्यादती है और हमें नहीं हुई तो ज्यादती है। लेकिन अगर पाकिस्तान वालों को भी नहीं हुई, उनको भी नहीं हुई, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत, हर हुकूमत का हक होता है कि वो अपना काम सीक्रेसी में करे। और इतनी इंपॉर्टेंट टॉक्स जो वर्ल्ड वॉर 3 की एज से वापस लेके आए हैं, ये ऐसे तो ये कोई कुश्ती का मैच तो नहीं है ना कि एक साइड पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हों, दूसरी पे अमरीकी बैठे हों और ईरानी बैठे हों और तालियां बजा रहे हों, हाँ ये गोल हो गया, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे टॉक्स होती भी नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें किरण अफसार साहब का जो पहला कमेंट है उसको उन्होंने खुद अपने लास्ट वाले में नेगेट कर दिया। कल पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वाकई ऑनेस्टली आई वाज देयर, पाकिस्तान का सारा मीडिया कल जितना रिस्पॉन्सिबल रहा है उसमें कतन कोई भाग दौड़ नहीं थी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। अफसार साहब पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे जो मैसेजिंग हो रही है उसकी बात, उस सोशल मीडिया तो देखिए क्षेत्रीय बेमहार है। मैंने उनका सवाल सुना है, जुगत का जवाब देने का मैंने सवाल सुना है, वो आपकी आदत है वैसे भी। आई विश तलत साहब होते, यहाँ भी ये मुकाबला आपसे वही कर सकते हैं। उनको बुला लें, उनको तलत साहब अगर आप सुन रहे हैं आप प्लीज आए, वी नीड अ फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा किरण, कमिंग बैक टू अ वेरी सीरियस थिंग, एक चीज जो हमें शुरू से पता थी, देखिए एक
कल भी मेरी और आपकी इसके ऊपर ट्रांसमिशन में काफी देर बात हुई है, एक तलब, एक तड़प या एक चाहत होती ना तो फिर सारे ही भागते। कल आप वहां वेन्यू पर आई, यहाँ से ट्रांसमिशन कंक्लूड करके, डिड यू सी एनी हैपहैज़र्ड थिंग अमंग्स द पाकिस्तानी मीडिया? नहीं थी ना। उसकी वजह थी कि हमें अपने रोल का पता था, हम उस दौड़ में थे ही नहीं कि हमने ब्रेकिंग करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 15 लोगों का पैनल कल खुद जेडी वैंस के साथ आया था अमेरिका से एज एम्बेडेड जर्नलिस्ट, और उनमें से 7 को भेजा गया फिर नेगोशिएशन वाली जगह पे, जिन्होंने पूल में क्वेश्चंस करने थे। तो वी न्यू कि ही ओनली बी स्पीकिंग टू हिज ओन मीडिया। ईरानियंस ने कल तस्नीम और इरना को खबरें ब्रेक की हैं। हमारी तरफ से आई कैन वाउच फॉर एनी ऑफिशियल, हम राब्ते में थे और हमने पूछा भी, चीजें बहुत सारी हमारे पास थी, बट शोइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं ब्रेक की, जस्ट टू कम आउट ऑफ दैट दौड़ कि पाकिस्तान को कुछ खबर ब्रेक करके कुछ नाम कमाने। नो, आवर रोल वाज टोटली ऑल टुगेदर। और ये हमारी तरफ से बड़ा क्लियर था कि हेडलाइंस नहीं चाहिए हमें, जिस प्रोसेस पे हैं हम उस प्रोसेस को नतीजा खेज करना चाहते हैं। अब जनरल साहब, अब वापस आते हैं, हम जो डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर। सर, इस वक्त सीज फायर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो वजीर आजम की तरफ से दरखास्त हुई, इस पर सीज फायर हुआ, अब उसमें कम बेश 10 दिन हैं। सर, क्या समझते हैं आप, ये इसमें तोसी हो सकती है या खुदा न खास्ता जो सीज फायर है ये खतरे में पड़ सकता है? नहीं, मैं इसमें तो तोसी होगी जी इंशाल्लाह। वेरी सून आप देखेंगे कि पाकिस्तान स्क्रैम्बल कर ऑलरेडी, ये कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ चीज़ें सामने हो रही हैं। अलॉट इज हैपनिंग बिहाइंड। अभी भी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान एक मीडिएटर है जी। जब आप मीडिएटर होते हैं और फैसिलिटेटर्स होते हैं तो एवरीथिंग बड़ी सेंसिटिविटीज अटैच होती है। वन जेस्चर, वन वर्ड, वन इररिस्पॉन्सिबल वर्ड, क्योंकि वरना आप ऐसे लगेंगे जैसे आप कोई पार्टी है। आप वहां पे क्या बताते हैं? पाकिस्तान क्या खबर ब्रेक करता कि जी इसने नहीं मानी, उसने मानी। पूरा प्रोसेस बड़े लिमिटेड सर्कल ने चलाया है। वेरी फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, इवन फॉरेन ऑफिस, बाकी भी जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक्स जो चला रहे हैं, देयर इवन वहां पे भी बहुत लोगों को आई कैन, मेरे ख्याल में एक ही हाथ पे मैं गिन लूंगा। जी जी, आमिर साहब से भी पूछें उनका क्या ख्याल है, क्योंकि वो एक और एंगल से देख रहे हैं इस चीज को, तो उनसे भी राय लें। तो इसके साथ इतनी सेंसिटिविटीज अटैच है कि पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल, और अभी स्क्रैम्बल करेंगे। और आई एम श्योर कि आप देखिएगा कि देखे ना, पिछली दफा रेस किस चीज में थी कि मिलिट्री एप्लीकेशन हो रही है, हुआ चाह रही है, और वही जो सिविलाइजेशन मिटा देने वाला पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो है। और जब इस तरह की स्टेटमेंट हो तो हैवी आई मीन एप्लीकेशन होती है। वो फिनिश पॉइंट के बहुत करीब थी और डिप्लोमेसी पीछे थी, तो उसको पाकिस्तान ने जिस स्पीड से मनूवर किया है तो और उसकी एक्सेप्टेंस भी आई है, तो इसका मतलब है अब भी अगली भी जो मनूवर पाकिस्तान करेगा उसको भी एक्सेप्टेंस मिलेगी। विंडोज आर ओपन, और आई एम वेरी श्योर के इसमें एक्सटेंशन होगी अनटिल अनलेस जो नजर जिस पे रखनी है वो वही स्पॉइलर जिसका हम बहुत देर से तस्करा कर रहे हैं। आमिर साहब से वो सवाल के जवाब मैं पूछ लेती हूँ। आमिर साहब, अफसार साहब की शदीद ख्वाहिश पर सर चीज पर कमेंट कीजिए, जो अपने मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया के किरदार के हवाले से जो हमने बात की है। नहीं, देखिए मैं सिर्फ एक कमेंट यहाँ पर करना चाह रहा था खबरों के हवाले से। खबरों के हवाले से मैं आप सिर्फ यहाँ पर एक कमेंट करना चाह रहा था कि देखिए, एक जो स्ट्रेंथ है जो हमें नज़र आई है पाकिस्तानी मीडिया की, अदर देन द रिस्ट्रेंट जिसका सुमेरा ने बड़ी तफसील में जिक्र किया है, वो ये है कि एक अरसा तक रशिया और यूक्रेन की जंग चलती रही जिसको वेस्टर्न मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया। मैं आपको शर्त लगाकर बताने को तैयार हूँ कि वेस्ट के अंदर अभी तक बहुत सारे लोग, स्पेशली अमेरिका में, चले मैं यूरोप की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अमेरिका में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप पूछें कि यूक्रेन कहाँ है तो शायद वो नक्शे पे उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है आजकल पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि अबनाए हुरमज है कहाँ, वो कितनी लंबी है, वो कितनी चौड़ी है, उसके ऊपर किसका कब्जा है, किसका नहीं है, और वो दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितनी अहम है। सो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एक एजुकेटिव रोल अदा किया पाकिस्तानी मीडिया में, उसको आई डोंट थिंक दैट, तमाम तरखामियों के बावजूद, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अंडर एस्टिमेटेड। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक भी यहाँ पर जबरदस्त डिस्कशन इसी सारे सिलसिले में चल रही है और इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जनरल साहब, अब जरा इस बात पर आ जाते हैं कि अब तक हम ईरान को डिस्कस कर रहे हैं, हम अमेरिका को डिस्कस कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात हुए उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब साथ साथ जरा हम पाकिस्तान को भी आपकी इजाज़त से डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह का हमारा किरदार रहा, तामीरी बड़ा रोल रहा हमारा, सहूलतकारी हो गई, सालिसी हो गई, अमेरिका हो, ईरान हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान की तारीफ की गई है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। इनफैक्ट जेडी वैंस के ये अल्फाज थे कि बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने
कि सालिसी ये जो मुज़ाकरात हैं मस्बत समत में जाए, लेकिन फिर उन्होंने बुरी खबर का हवाला दिया कि ये नहीं हो पाया। अब आगे मजीद क्या रोल हम अदा कर सकते हैं या क्या रोल अदा करना चाहिए? जी देखिए, पाकिस्तान जो है, कोई भी एस्केलेशन होती है किरण, तो उसके बीच में एक एग्जिट कार्ड होता है जो आप रखते हैं कई दफ़ा और कई दफ़ा अवेलेबल होता है टू गिव यू ऑफ रैम्प। जी, पाकिस्तान इज द ओनली कार्ड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दैट। देखिए, पाकिस्तान आज स्टेबिलिटी का फैक्टर है, पाकिस्तान आज डी एस्केलेशन का फैक्टर। डी एस्केलेशन से ये डिप्लोमेटिक इसने एक स्टेज सेट की है और अब मूव फॉरवर्ड भी कराएगा। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों पार्टीज ने जो लीवरेज ये रखता था उनसे अपनी कॉन्फिडेंस, उसको और मिला है। दे हैव रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान एफर्ट, और उन्होंने फिर वाइस प्रेसिडेंट वाज वेरी लाउड और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो उन्होंने तो बहुत हतुलवसा कोशिश की। एक्चुअली वो डबल था, एक तो वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं भी समझा रहा हूं, पाकिस्तान भी समझा रहा है, ईरान समझ नहीं रहा। फिर ईरान ने भी शुक्रिया अदा किया कि इनका मैकुलेट रोल था और वो सारी चीजें। बट पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग विद दिस रोल। पाकिस्तान स्क्रैम्बल कर रहा है और बहुत एफर्ट अभी भी जा रही है। एंड होपफुली जैसे हम सारे इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं और दिस इज द होल प्रोसेस ऑन ट्रैक, कोई डी ट्रैक नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा एफर्ट, आपने कहा कि आगे करना क्या चाहिए, इसको थोड़ी सी कुशनिंग करने की जरूरत है, उन स्पॉयलर्स को रोकने की जरूरत है। आज देखिए ना, आज आपके पड़ोसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर साहब यूएई में पहुंचे हुए हैं, तो वो क्या उधर वहां पे उनको दुआएं देने गए होंगे? वो यही कह रहे होंगे कि आपकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, आपके साथ ये हुआ है। वो जो चाणक्य का मंडाला थ्योरी के जो प्रैक्टिकल चीजें वो वहां पे उनको कर रहे होंगे, पोल्यूट करेंगे ताकि इंट्रा अरब कंटेस्टेशन जारी रहे। उधर नेतन्याहू जो है वो इंडिविजुअल है। पहले भी हम एक बात एग्जैक्टली मैं नेतन्याहू के हवाले से ये भी बात करना चाह रही थी कि इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक एक्स पोस्ट आया है जिसपे वो ईरानियन रजीम को मुल्ला रजीम कह रहे हैं। तो वो भी मुल्ला से भी आ गया ना, जो जायनिज्म वाला मुल्ला है वो तो बहुत खतर, वो तो जेनोसाइडल है, वो तो ऑर्थोडॉक्स है, वो तो ऑर्थोडॉक्स, वो तो आई मीन उसकी तो बहुत एक्सट्रीम्स है। देखिए, हम पहले भी, इट इज नॉट द इंडिविजुअल्स, इट इज द माइंडसेट। जब तक माइंडसेट का, ये ऐसे नेतन्याहू पहले भी इससे भी इसी तरह के लोग थे ना। हम कई दफा कांग्रेस को और बीजेपी को बड़ा अलग करते हैं कि ये हिंदुत्व से लुथड़ी है। ये भी कॉइन के दो रुख हैं, एक जरा जंग आलूद है, बदबूदार है, और एक जरा क्लियर है। तो ये माइंडसेट है इधर हिंदुत्व का, वहां पे जायनिज्म, जूइश जायनिज्म है, वहां लिक्विड पार्टी है या बीजेपी लगी हुई है। तो इस माइंडसेट का थ्रेट इस पूरे रीजन को रहेगा। दैट्स व्हाई आई प्रोफेस कि हमेशा ईरान को रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी, रीजनल पॉलिसीज। दे विल हैव टू क्रिएट कोऑपरेटिव मोड में उनको आना पड़ेगा, उनको ये चीजें अपनी एड्रेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट कोऑपरेशन में नहीं आता तो दे आर नॉट, they won't be able to defend themselves। बिल्कुल ठीक। तो ये बार बार ये खतरे क्रिएट किए जाएंगे इंटरनल। आई थिंक टाइम हैज कम। बिल्कुल ठीक। ये जो आपने इसराइल की तरफ इशारा दिया अबसार साहब, ये जो अभी इनका इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक्स पोस्ट आया है जिसमें अब मामला यहाँ तक आ गए। कल हम नेतन्याहू को देख रहे थे, वो बबांगे दोहल कह रहे थे कि हम जंग भी हमने शुरू की है, इसको खत्म भी हम करेंगे, यानी कि वो जो सारा प्रोसेस हो रहा था उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। अब आज वो यहाँ तक हो गए, एक नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह की हो रही है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इमेजिन करें कि अगर ऐसी रजीम के पास न्यूक्लियर आ जाता है तो फिर उसके बाद दुनिया का क्या होगा? वही होगा जो इसराइल कर रहा है, उससे बुरा तो नहीं हो सकता जो इसराइल कर रहा है। और खैर ये तो एक नैरेटिव की वॉर है जी, और वो तो करेंगे और उसमें मुझे कोई उनसे अच्छे की उम्मीद भी नहीं है और ना ही रखनी चाहिए। सवाल इस पे मतलब अगर आप और कर लें तो मैं आपसे इसी हवाले से सवाल कर रही थी ना कि जो स्पॉइलिंग की बात हो रही है, सिस्टम को सारे इसको डीरेल करने की या स्पॉइल करने की जिस तरह की कोशिश की जा रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसी सवाल को आगे कंटिन्यू सुमेरा के साथ भी कर सकती हूँ। सुमेरा, ये पूरे प्रोसेस को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हम ये समझें कि कल जो एक वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी नेतन्याहू की और आज जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, तो इससे इट मीन्स कि ये जो प्रोसेस है, दोनों ममालिक अपने अपने मुल्कों में चले गए हैं लेकिन यानी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, या प्रोसेस से कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद है। इसी वजह से तीसरे मुल्क की, और जो सबसे बड़ा खतरा है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसकी चीखें निकल रही हैं। ये समझें इससे। किरण, अभी जो आपने एक ट्रेंड आज और भी देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट्स को इजरायली साइड बहुत प्रोलिफरेट कर रही है एंड इट कैन कॉज अ रेप्यूटेशनल कॉस्ट टू आवर ओन एंड द एंटायर एफर्ट। आई होप सर नोज अबाउट इट कि
रेप्यूटेशनल कॉस्ट किसी भी कामयाबी को लपेटने के लिए की जाती है। तो ये जो हमने पिछले 4 दिन से हमारी क़यादत ने डे इन डे आउट रातों को जाग के सारा कुछ किया है, सीज फायर की तरफ लेकर गए हैं, डू यू थिंक कि उनको हजम हुआ होगा? जबकि वो मुसलसल 1-1.5 माह से अमेरिका को मेरी टाइम कोअर्जन के लिए उकसा रहे हैं। और अमेरिका को ये पता है, मैं इसमें छोटी सी मिसाल दे दूं कि जो ईरान का अजदार ड्रोन है, सी ड्रोन है, इट गोज एंड इट स्लीप्स एट द सी बेड, उसका पता नहीं चलता, यू कांट सी इट एट द रडार एंड इट कैरीज 200 kgs ऑफ वॉर हेड। तो ये बड़े से बड़े वेसल, छोटे से छोटे वेसल के लिए खामोशी से आने वाला एक नाग है। और इसीलिए उनको परेशानी है कि हम मैरीटाइम कोअर्जन की तरफ चले तो जाएं, लेकिन उसका इलाज कौन करेगा? आज उन्होंने वही फ्रस्ट्रेशन शो की कि वो सिर्फ वो जानते हैं कि वो कहां पर है। तो ये सूरत हाल वो देख रहे हैं, मगर जो दबाव है टेल अवीव की तरफ से वो बढ़ रहा है और वो अब इस्लामाबाद के बाद बढ़ेगा। और टेल अवीव और दिल्ली इस वक्त मिलकर एक पॉइंट की तरफ जाएंगे कि किसी तरह वो ट्रंप के कान में ये डाल दें कि देखिए आपने इस्लामाबाद चुना एंड इट नेवर केम आउट एज सक्सेसफुल, हमने अभी ये रोल प्ले करना है। एंड आई नो एट सर्टेन पॉइंट कि अभी आपकी सिविल मिलिट्री लीडरशिप की एक और हाई लेवल हडल होनी है इस पे। दे वुड चॉक आउट अनदर प्लान कि अब इसके बाद हम एक प्लान भी ऐसा रखें कि इनका जो अभी नीचे टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम का मामला है वो टूटे ना, वो राब्ता नहीं टूटना चाहिए, विच मीन्स द वाइब्स आर स्टिल गोइंग टू तेहरान एंड वॉशिंगटन। हमारी एक कहते हैं वो मैं उसको दीवाने का ख्वाब तो नहीं कहूंगी, मगर मैं इसे ज्यादा कहूंगी इस वक्त भारत की ये ख्वाहिश है कि एक्सपर्ट टेक्निकल टीम का राब्ता तोड़ा। बिल्कुल ठीक है, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कान में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि आप इस्लामाबाद गए तो आपने निकाला गया, और इस्लामाबाद और ये भी कि इस्लामाबाद आखिरी सिफारती मरकज था, इसके बाद बस आपके पास मेरी टाइम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास अब ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि उनको मिस लीड किया गया था उस सारे मामले पर जो उन्होंने ईरान पर किया। सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आती हूं, आप यहां से कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार फिर जी आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ डिस्कशन चल रही है और हम ब्रेक से पहले इसराइल के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह से वहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कल नेतन्याहू के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे। अब यहाँ पर बात हो रही है और बड़ा अच्छा पॉइंट जनरल साहब आपने दिया कि अब यूएसए के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन का आगाज हो गया और वहाँ पर लोग इस पर सोच रहे हैं कि ये जो इसराइल है ये स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी है या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनके साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमिर साहब जरा इस सेगमेंट में इसी को डिस्कस करते हैं। पहले जरा आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि सर अब बात यहां तक आ गई है कि डिस्कशन इस बात पर होने लगी है, इसराइल के किरदार पर होने लगी है यूएसए में। द प्रॉब्लम वहां पर किरण ये है कि इजराइल इतना वेल इंट्रेंच्ड है अमेरिका के अंदर कि हाँ जिस एक्सट्रीम तक उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को पुश कर दिया है उसके खिलाफ तो अब आवाज़ें उठ भी रही हैं, कांग्रेस के अंदर से भी उठ रही हैं और डेमोक्रेट जो हैं वो अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद अब उसको रैली करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोका जा सके। लेकिन वो अगर किसी को ये उम्मीद है कि वो इजराइल पर किसी किस्म की रियल टाइम्स की जो बंदिश होती है ना कि इजराइल की फंडिंग के अंदर कट्स हों या उनको मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई जो अमेरिका से होती है उसको किसी तरह से वो कम हो जाए, तो वो कहीं पे होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अभी तक तमाम तर इजराइल के तमाम तर बिहेवियर के बावजूद अमेरिका के अंदर बाय पार्टिजन सपोर्ट है। देखिए उस सपोर्ट को अगर ख़त्म होना होता या उसको डाइल्यूट होना पड़ता तो ये कैसे इग्नोर कर सकती है दुनिया के इजराइल एज अ कंट्री जिसने 30-40 हज़ार निहत्ते औरतों और बच्चों को मारा हुआ है गाजा के अंदर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और अगर उससे उनका ज़मीर नहीं जागा उस सपोर्ट का, तो फिर ये जो ईरान वाली जंग है जिसके ऊपर 50 डिफरेंट किस्म की स्पिन दी जा सकी है, इससे क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें मैं समझता हूँ कि हाँ ट्रंप के हाथ रोकने तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीदें इजराइल के अंदर के खिलाफ जो अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल हम बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक जाने साहब, क्योंकि ये पॉइंट एक आपने किया था सर। ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने ये चीज़ें सुननी है, पहले तो ये भी कभी भी नहीं हुआ था। देवर ए पॉलिटिकल सोसाइटी मोस्टली, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अभी उसमें शामिल होना शुरू हुए। पिछले वक्त गाजा की वॉर ने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया फलस्तीन इलेक्शंस के ऊपर, हमने उसकी छाप देखी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब वी आर गोइंग देयर। देखिए अमेरिकन ये नहीं कि मोरालिटी की वजह से हाई मॉरल या इधर लोग मर रहे हैं या ईरान में जंग हो रही है फलस्तीन में जंग, वो दे आर इंटरेस्टेड इन देयर डॉलर्स जो वो उठा के जंगों में लगा रहे हैं। 1.5 ट्रिलियन पहले आपके पास है,
$200 बिलियन का आप और बिल लेके आ रहे हैं, तो वो जो मेगा का जो स्पिरिट है ना, ये उसके अगेंस्ट है। यू आर स्पेंडिंग आवर मनी ऑन दीज वॉर, और करवा रहे हैं आपसे नेतन्याहू, तो अपने पैसे के लिए वो उससे नफरत कर रहे हैं कि हमारा पैसा इसकी वजह से वहां लग रहा है, नॉट के वो बड़े मॉरल उसके ऊपर। तो दैट इज इंपैक्टिंग, ये चीजें डेवलप हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि नई जनरेशन में ये चीजें सेट इन होंगी कि आप इस तरीके से बहुत अरसा से एक इस पॉलिसी को नहीं लेकर चल सकते। बट मैं उम्मीद से ज्यादा मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये इंटरनल प्रेशर्स नहीं बढ़ेंगे ना, ये जो टेसिट अप्रूवल देता है या जो उसको, देखिए आज अमेरिका को आप अलग कर दें, मैं तो ईरान को हमेशा कहता है कि आप किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा नेगोशिएशंस में ऐसा कर ले कि आप अमेरिका को अलग कर, एनिमी को हमेशा आइसोलेट किया जाता है, फिजिकली, बिल्कुल ठीक, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। आप है कि आप उसकी आइसोलेशन की तरफ नहीं जा रहे, वन एट ए टाइम। हु इज आस्किंग यू कि आप एनिमिटी से निकल जाए? आप जब उसको आइसोलेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू डील विद देम कंफर्टेबली। बिल्कुल, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक। अफसार साहब, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ ये भी सर कि जब हमने डिस्कशन का आगाज किया था तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रुथ सोशल के पोस्ट हैं उससे आप को लगा था कि ये कुछ बेहतरी की तरफ, कि आपने लव लेटर का उसको, उसकी सारे जो तहरीर थी उसको आपने नाम दिया था। अब मुझे फरमाइए, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, या एक तरीके से अपने उस कमेंट को के जिसके बारे में फिर अमेरिका के अपने अंदर से आवाजें उठी कि ये इतना खुलम खुला आप किसी मुल्क को उसकी सिविलाइजेशन की तबाही के लिए बात करें, तो जंगी जराइम के जुमरे में आती हैं ये बातें। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के आर्गुमेंट कर रहे हैं, या जिस तरह के जवाबात वो दे रहे हैं? हाँ, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने क्यों कहा था, क्यों नहीं कहा था, लेकिन जाहिर है उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने ये धमकी दी, इसकी वजह से तो मुज़ाकरात टेबल पर आए। जस्टिफिकेशन है ना। बात यह है कि जंगी जराइम की आपने बात की, जंगी जराइम में इन पे किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में रूल बेस्ड वो निज़ाम तो रहा नहीं है, और उनको अगर पॉलिटिकली कोई नुकसान होना है या फ़ायदा होना, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये ट्रंप को, इन बातों में ट्रंप को छोड़ दें, पूरी तारीख अमेरिका की उठा के देख लें, उन सबकी लैंग्वेज यही रही है। ट्रंप तो अब सोशल मीडिया के दौर में है, और सोशल मीडिया खुद ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो ये हालात हैं, वरना ये ज़ुबान उनके सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, सदर भी और उनके नीचे वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और इससे ज़्यादा गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जाहिर है क्योंकि ताकत है ना, और ताकत में फिर तकब्बर बहुत होता है, तो जो नहीं करना चाहिए। और लेकिन बहरहाल इंपीरियल पावर्स ऐसे ही बिहेव करती हैं, और फिर ऐसे सबक भी हासिल करती हैं। 200-250 साल हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा वो क्या चलेंगे जी? तो उनकी चीज़ों का नुकसान तो हो रहा है ना। ईरान ने, अगर आप देखें तो ईरान ने उनकी जो अकड़ थी वो तो निकाल दी है, अब वो उसको समझे ना समझे तो उनकी मर्जी। बिल्कुल ठीक। प्रेसिडेंट जॉनसन ने भी वियतनाम वॉर में यही वर्ड यूज किए थे कि आई विल टेक देम टू द स्टोन एज। जी, तो ये वहां का मेरे ख्याल में कुछ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी में कहीं बैठा हुआ है, ये थिंकिंग है कि वहां से वो अपना जो ह्यूब्रस एप्लीकेशन है, द माइट मैन ऑन द हॉर्सबैक बिल्कुल ठीक जी, उनका है। बिल्कुल ठीक जी। यहां तक हम इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं, ब्रेक लेते हैं।